हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें हमें जो बेसिक चीज़ें थी कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन है तो उसका रेट हम कैसे लिख सकते हैं, जो बेसिक वाला पोर्शन था वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है रेट ला एक्सप्रेशन। उससे पहले देखो वहाँ पे हमने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया था और साथ के साथ हमने किया था कि कैसे किसी इक्वेशन का जो रेट एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम एक छोटा सा पोर्शन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो इस वाली वीडियो में पहले ये वाला पोर्शन है, ये वाला डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे रेट ला एक्सप्रेशन पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या आता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन। देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि उसकी जो भी हम हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेंगे उस पर डिपेंड होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की, वो भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो मान लिया हमने यहाँ पे लिया कोई भी सोल्यूशन है वो 10 ml है, यहाँ पे है 20 ml है, ठीक है। उसके बाद हमने लेनी है क्या, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जो भी हमारा रिएक्टेंट ए है कि हमने मान लिया यहाँ पे कितना है, वो है कंसंट्रेशन को मापते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने 5 मोल है और यहाँ पे हमने मान लिया क्या है 10 मोल है, और इसको कांस्टेंट रखो 10 ml रखो। तो यहाँ पे अगर हमें ये वाली चीजें बतानी हो तो यहाँ पे देखो 10 ml है, यहाँ पे 5 मोल है और यहाँ पे 10 मोल है। अब यहाँ पे 10 ml सोल्यूशन है तो यहाँ पे हमने मान लिया 5 मोल एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हम मान के चलिए कि ऐसा होगा। अब यहाँ पे है 10 मोल है और 10 ml है, पानी तो सेम है, ये वाली जो क्वांटिटी है जो हमने ली है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके 10 मोल होंगे। तो यहाँ पे देखो 10 मोल होंगे तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कोलाइडिंग की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कोलाइडिंग की पॉसिबिलिटी होगी तो जो हमारा रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हायर is the concentration of reactant, faster is the rate of reaction। उसके बाद सेकेंड आता है क्या, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वही वाले पहले वाले एग्जांपल से हम लेके चले कि देखो एक तो हमारे पास सरफेस है इतनी कि मॉलिक्यूल को कोलाइड करने के लिए इतनी सरफेस मिले, एक मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए जो इतना सरफेस एरिया मिले। तो कौन सा है जो जिसपे ज्यादा कोलाइडिंग होगी अच्छे से, जो मॉलिक्यूल की एम हमने माना, ये भी माना, तो कौन से वाला होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स की कोलाइडिंग अच्छी तरह से होगी। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल्स की कोलाइडिंग उतनी अच्छी होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, higher is the surface area, more is the rate of reaction। ये थी दो चीजें, कंसंट्रेशन हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और साथ में हो गया सरफेस एरिया। उसके बाद देखो थर्ड क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर से जैसे हमने सरफेस एरिया लिया, कंसंट्रेशन ली, ऐसे ही जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा कोलाइडिंग होगी, उतनी ज़्यादा तेज रिएक्शन होगी, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो थर्ड हम लिखेंगे क्या, टेम्परेचर। तो हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ बचता है क्या, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट
का काम ही क्या होता है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना जैसा हमने डाला वैसा ही लास्ट में हमें मिलेगा, लेकिन उसका काम ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना। तो क्या होगा, यूज ऑफ कैटालिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ नहीं आएगा, जब हम इसके नेक्स्ट वाले पोर्शन पे चलेंगे जब समझ आएगा। एनर्जी, तो यहाँ पे क्या थे, ये 4 फैक्टर थे जिससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होता है। तो ये वाला जो पोर्शन था पहले वाली वीडियो का था। अब हम चलते हैं हमारा जो इस वाली वीडियो का टॉपिक है, रेट लॉ। तो आज का टॉपिक क्या है, रेट लॉ या तो रेट एक्सप्रेशन। अब देखो रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन का मतलब अगर हम मतलब समझना चाहे, एक तो होती है इसकी नॉर्मल डेफिनेशन, एक हम लिखेंगे अच्छी वाली डेफिनेशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ बाद में। अगर आपने इसमें छोटी सी नॉर्मल डेफिनेशन देनी है कि 1 मार्क्स में आपका इक्वेशन आएगा, तो सिंपली आप इसको सिंपल एक डेफिनेशन, रेट लॉ का मतलब क्या होता है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है रिएक्शन का, उसको रिप्रेजेंट करना किसकी फॉर्म में, उसकी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में। इसकी है ये नॉर्मल डेफिनेशन। क्या लिखेंगे देखो हम, the rate law is the representation of rate of concentration of representation of rate constant of a reaction in terms of molar concentration of reactants। तो यहाँ से रेट ला क्या होगा कि जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म में लिख के दिखाना, रिप्रेजेंट करके दिखाना ही क्या कहलाएगा, रेट ला कहलाएगा। ये तो थी एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब देखो जैसे हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन लें, जैसे हमने लिया क्या, हमारा रेट है क्या, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन की। कि यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ही मान लेते हैं, यहाँ से देखो कि यहाँ पे हमने एक इक्वेशन मानी ए प्लस में बी, तो यहाँ से हमें मिला सी और सी। तो यहाँ पे हम जब इसका रेट लिखेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन की पावर एक्स की और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाई की। अब यहाँ पे देखो इसको रेट को इसकी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना, क्या किया हमने, कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि एक्स वाई है ना, जो ये एक्स वाई है वो इस ए बी के इक्वल भी हो सकता है, और एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू ए बी के भी हो सकता है। ये कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि ये जो एक्स वाई हम लेंगे वो ए बी के इक्वल हो या वो ना भी हो। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि मे बी वो इक्वल हो या ना इक्वल हो। जैसे मैं आपको, जैसे हम यहाँ पे देखें, ये किसके केस में होता है, एलिमेंट्री के। जब यहाँ पे हमें दिया हो ना कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है कि 1 स्टेप में कंप्लीट होएगी, तो उस बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे है ना, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होंगे वो सीधा इसके इक्वल होंगे। और ये होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में कि वहाँ पे हम देख के नहीं बता सकते कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। ये होती सिंपल डेफिनेशन। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसकी एक डेफिनेशन आती है क्या, ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ, हाँ इसके बाद ही देखो यहाँ पे इसको रहने दो। यहाँ तक हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में हमें दिखानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट बाय सम पावर में और may not be equal to coefficient of reactant। तो यहाँ पे देखो कि
इसकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो कुछ ना कुछ होएगी, लेकिन वो बात फिक्स नहीं है कि वो उसके जो कोफिशिएंट है उनके इक्वल होएगी या नहीं होएगी। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। देखो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे कैसे इसकी इक्वल होगी या नहीं होगी, हमें कैसे पता चलेगा। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो गिवन रिएक्शन है वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। जैसे आपको एग्जाम्पल से हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लें तो 2NO गैसेस प्लस में O2 गैसेस, जैसे हमने पीछे लिखा था ना क्या कि रेट था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन की पावर x और ये y, और यहाँ पे हम इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट लगाते हैं जो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो ये तो इतनी बात है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलता है 2NO 2 गैसेस। तो जब हम इसका रेट लिखेंगे तो वो क्या होता है, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने देखा क्या कि कोई कांस्टेंट आएगा, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड के लिखनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ लिखा NO, उसके बाद क्या आएगा O2। इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, हमें नहीं पता कितनी पावर होगी, है ना। तो अगर यहाँ पे ये वाली जो रिएक्शन होती है ये एक्सपेरिमेंटली क्या होती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब क्या हुआ, ये वन स्टेप रिएक्शन होती है। अगर ये वन स्टेप रिएक्शन है और आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है ये कि इसमें जो देखो यहाँ पे जो भी एक्स वाई आए उसकी वैल्यू कोफिशिएंट के इक्वल है ना। इसका कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 आया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट 1 आया। ऐसे आपने देखना। ये तो क्या था इसके केस में। अब इसका एक अपोजिट वाला एग्जाम्पल लें हम, जैसे CHCl3 Cl2 CCl4 प्लस में HCl, ये वाली जो इक्वेशन है जब आप इसका रेट देखोगे तो वो क्या आएगा कि CHL3 की पावर 1 और Cl2 की हाफ। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंटली होती हैं, आप देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो इसके यहाँ पे जो भी इसकी जो पावर होंगी वो कोफिशिएंट के इक्वल होंगी या नहीं होगी, ये आप देख के नहीं बता सकते। ये एक एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड वैल्यू है, ऐसे आप ये नहीं बता सकते। देखो ये थी एक इक्वेशन एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है ना कि हमारी रिएक्शन है एलिमेंट्री तो हम सिंपल इसके कोफिशिएंट इसकी पावर लगा देंगे। लेकिन अगर वहाँ पे मेंशन है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो ये वाली जो रिएक्शन है ये अलग अलग स्टेप में होती है, 2-3 स्टेप में जाने के बाद होती है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंटली इसका रेट देखा गया तो वो इसके इक्वल आता है। तो यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो कोफिशिएंट है, वो कंडीशन थी ना कि यहाँ पे हमने ए बी माना था और ये था एक्स वाई, तो यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू एक्स वाई वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ पे ये क्या था ए और यहाँ पे बी इसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे ये था एक्स और ये वाई, तो यहाँ पे ए बी एक्स वाई के इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो आप ऐसे देख सकते हो। इसके साथ ही इसका एक एग्जाम्पल और देखें हम, CH3 इथाइल एसीटेट से हमें प्लस में H2O से हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पे ये चीजें हमें मिलेंगी। तो जब हम इसके रेट की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, होगा रिएक्टेंट पे ही डिपेंड, बाकी इस पे नहीं होगा। यहाँ पे जो H2O की पावर है जब देखा गया ना तो ये H2O की पावर 0 होती है। तो ऐसे हम ये नहीं बता सकते कि इसका यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, अगर यहाँ पे सब में ही ऐसा होता कि कोफिशिएंट की पावर कुछ भी होएगी यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वाली चीज है वो एक्सपेरिमेंटली होती है। अगर यहाँ पे स्पेशली मेंशन होता ना एलिमेंट्री है तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वही इसकी पावर होंगी। तो रेट ला क्या हो गया, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रेट ला किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन का उसको रिप्रेजेंट करना, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जहाँ पे क्या होगा कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ पावर रही होगी और जो पावर है वो वहाँ के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो वो यहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है ना रेट एक्सप्रेशन वाला वो कंप्लीट होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साथ में यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, मोलिकुलरिटी। ये हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।